Hello friends, very good morning to everyone. This is Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, Uday. The topic is isolating mechanism for you. This is from MSc First Sem, Paper 3 and Unit 3. Before starting the topic, I must share something with you. This is very vast topic and you will find so many matters, so many illustrious figures, and it is interesting, of course. But if you feel it is too long, you can leave something also. So, let's start with definition. आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स नेचर के द्वारा अपनाई गई वो विधि है जिसमें इंटरब्रीडिंग को दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होने वाली ब्रीडिंग को रोका जाता है या किसी कारण से सेम स्पीशीज में भी ब्रीडिंग नहीं होती है. So, isolating mechanisms are the ways in which groups of organisms become separated for long enough to develop into different species. अगर ये different species बन गई हैं तो जाहिर है इनमें interbreeding नहीं हो रही है. आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का दूसरा डेफिनेशन आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि दीज आर इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज दैट रिड्यूस और प्रिवेंट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज. यानी दूसरे स्पीशीज के साथ ब्रीडिंग को रोकना एक महत्वपूर्ण निर्णय है. नेचर ने इसे विभिन्न विधियों के द्वारा या विभिन्न इवेंट्स के द्वारा या कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज हुई हैं जिनके द्वारा इसको रोक रखा है. व्हाट इज स्पीशीज? तो टेक्सोनॉमी में आपने हियरार्कियल स्टेप्स पढ़े हैं. इन हियरार्कियल स्टेप्स में जीनस के बाद जो स्टेप है वो है स्पीशीज. It is a group of closely related organisms that are very similar to each other and are usually capable of interbreeding and producing fertile offsprings. नेचर चाहती है कि उसकी जितनी संततियां हों वे स्वस्थ हों और बहुत वायबल हों. इसके लिए उसने प्रत्येक जीव में एक इनहेरेंट टेंडेंसी दी है कि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते रहें. तो प्रत्येक प्रजाति चाहती है कि उसकी आने वाली संतानें स्वस्थ हों और फर्टाइल हों. तो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है जो एक दूसरे के बहुत सिमिलर हैं और वो आपस में प्रजनन का कार्य कर सकती हैं जिसके द्वारा फर्टाइल संतति उत्पन्न होती है. The species is the fundamental category of taxonomic classification ranking below genus or subgenus. ये हम बात कर चुके. The concept of species. Group of interbreeding or potentially interbreeding individuals that give rise to fertile offspring. जैसे duck केवल डक के साथ ही क्रॉस करेगा, एलिगेटर केवल एलिगेटर के साथ ही क्रॉस करेगा. अगर दूसरी स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग होती है तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इनवायबल प्रोजेनी उत्पन्न होगी. इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप जानते हैं खच्चर, म्यूल, जो हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से बना है. आगे की स्लाइड में आपको इसका कारण भी दिखेगा. तो ये सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग के लिए ज़रूरत है कि सेम स्पीशीज हो. ये देखिए, अब भी हमने इसका उल्लेख किया कि कैसे एक म्यूल बना. फीमेल हॉर्स यानी हॉर्स का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है 64, जबकि डोंकी का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है 62. जाहिर है इन दोनों के क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग बना उसका स्पेसिफिक नंबर हो गया 63. सो इट इज स्टेराइल बिकॉज synapses and segregation cannot occur properly. तो साइटोजेनेटिक एक्टिविटीज बाधित हुई और ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल बना. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज के
इंटरब्रीडिंग का नतीजा अच्छा नहीं है। हालांकि नेचर में म्यूल काफ़ी काम आता है, ये सवारियां ढोने के काम आता है, सब करता है, लेकिन जो नेचर की चाहत है कि एक प्रत्येक प्रजाति की अपनी संतति आगे बढ़ती रहे, वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज अ स्टेरॉइड। नाउ व्हाट इज सब स्पीशीज? ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे हमें वाकिफ होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा व्हाट इज स्पीशीज, व्हाट इज, नाउ यू सी व्हाट इज सब स्पीशीज, a category in biological classification that ranks immediately below a species and designates a population of a particular geographic region genetically distinguishable from other such populations of the same species. बोलने को बहुत भारी भरकम हो गया, लेकिन बहुत आसान है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो कैटेगरी है जो स्पीशीज के बिल्कुल नीचे रखी गई है। ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से या किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी स्पीशीज के बस जाने से वहाँ पर वो स्पीशीज उसी नाम से जाने लगती है। जैसे टाइगर तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन सब स्पीशीज, बंगाल टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर एटसेट्रा, they are genetically distinguishable from other such populations of the same species. Genetic difference भी आ गया है इनमें। Now the most important thing, that is speciation. Speciation मतलब formation of new and distinct species in the course of evolution, यानी विकास के क्रम में नई नई जातियों का, प्रजातियों का बनना स्पेसिएशन है। It is the evolutionary process by which populations evolve to become distinct species. आप जानते हैं नेचर में न जाने कितनी स्पीशीज हैं जीवों की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ये बनी कैसे हैं? इतने लंबे समय तक 6 अरब साल पहले शायद इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का प्रादुर्भाव हुआ होगा। उसके बाद धीरे 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 न जाने कितनी स्पीशीज बनी, और ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कई डिस्टिंक्ट स्पीशीज को आप देखते हैं। द बायोलॉजिस्ट ओरेटर एफ कुक कॉइन्ड दिस टर्म इन 1906, और उन्होंने बताया क्लैडोजेनेसिस क्या है। क्लैडोजेनेसिस में लीनिएज की स्प्लिटिंग होती है, जबकि एनोजेनेसिस में फाइलेक्टिक एवोल्यूशन होता है। लीनिएज के भीतर ही फाइलेक्टिक एवोल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, ये बहुत विस्तार में मैंने इसका वर्णन किया है, कई स्लाइड्स भी दी हैं। आप इसमें से कुछ चीज़ें ओमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह रिपीटिशन भी है चीज़ों का। समझाने की दृष्टि से मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड करती गई हूँ मैं। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यानी किस तरह से जीवों को इंटरब्रीडिंग से रोका जा सकता है। तो दो मेन प्रोसेस हैं, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन यानी जाइगोट ही ना बनने दिया जाए, या अगर किसी कारण से जाइगोट बन गया यानी मेटिंग सक्सेसफुल हो गई तो जाइगोट को फर्दर डेवलप ना होने दिया जाए। सो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन इज अ वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस in natural selection as it prevents production of weak, non-viable और sterile progeny. आप अच्छे से जानते हैं कि नेचर क्या चाहती है कि उसकी आने वाली संततियां या जितने भी जीव उसमें हैं सब स्वस्थ हों और वायबल हों और फर्टाइल हों। तो अगर दो डिफरेंट स्पीशीज में मेटिंग होगी तो खतरा है कि वो वीक होंगे, नॉन वायबल होंगे और स्टेराइल होंगे, तो जाहिर है नई स्पीशीज नहीं बन सकेगी। तो नेचर का ये प्रयास होता है कि पहले ही इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए, और इफ एट ऑल इंटरब्रीडिंग हो ही गई तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को पनपने या बढ़ने ना दिया जाए। देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स विच प्रिवेंट सच एक्टिविटीज। ये देखिए इस चार्ट में मैंने आपको प्री और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को फ्लो चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में हैबिटेट
की वजह से, यानी इकोलॉजिकल कारणों से आइसोलेशन हो जाता है। इकोलॉजिकल कारणों से मतलब कोई स्पीशीज एक जगह है, कोई स्पीशीज सेम स्पीशीज दूसरी जगह है, तो उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। सीजनल आइसोलेशन यानी टेम्पोरल आइसोलेशन, इसमें क्या होगा, कोई स्पीशीज एक समय मैच्योर हो रही है तो उसका काउंटर पार्ट उस समय मैच्योर नहीं हो पा रहा है ब्रीडिंग के लिए, तो ये सीजनल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो गया। इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये बिहेवियर के कारण, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स को आगे। बिहेवियरल कारणों से भी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होता है एंड द मैकेनिकल आइसोलेशन। इसमें दोनों इस हर जो जीव इंटरब्रीड कर रहे हैं, जो स्पीशीज इंटरब्रीड कर रही हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर जेनाइटेलिया आर मेड फॉर ईच अदर। जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, उसी प्रकार से एक स्पीशीज का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी स्पीशीज के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए सुटेबल होता है। दैट्स वाई केवल सेम स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज में ये संभव नहीं होगा क्योंकि जेनेटेलिया आर डिफरेंट। अब दूसरा पॉइंट आया, इफ एट ऑल डिफरेंट स्पीशीज में मेटिंग हो गई और जाइगोट बन गया तो क्या होगा, गैमेटिक मोर्टेलिटी। गैमेटिक मोर्टेलिटी मतलब गैमेटिक मोर्टेलिटी के कारण गैमेट पनप नहीं पाएंगे। जाइगोट मोर्टेलिटी, यदि जाइगोट बन गया तो जाइगोट पनप नहीं पाएगा यानी उसकी मृत्यु हो सकती है, या जो हाइब्रिड बना वो इनवायबल होगा यानी आगे ये संतति नहीं बढ़ सकती। हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको विस्तार में समझा सकें। प्रीमेटिंग मैकेनिज्म में देखिए, seasonal isolation. It is also called temporal isolation, in which potential mates do not come in contact with each other because of differences in breeding seasons of two species. जैसे यहाँ पर प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन्स इन प्लांट्स। आप एक एनिमल किंगडम का देखिए, ब्यूफो अमेरिकनस ब्रीड्स इन अर्ली रेनी सीजन में, जबकि ब्यूफो फ्लावरी ब्रीड्स इन लेट रेनी सीजन इन यूएसए। तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज हो जाती हैं और जो आपस में इसलिए इंटरब्रीड नहीं कर पाती क्योंकि इनमें मैच्योरिटी सीजन के हिसाब से बाद होती है। हैबिटेट आइसोलेशन, दिस इज इकोलॉजिकल आइसोलेशन, जहां पोटेंशियल मीट्स एक दूसरे से इसलिए मीट नहीं कर पाते हैं कि वे इकोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे? देयर इज डिफरेंस इन हैबिटेट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, स्पेस, क्लाइमेट, etc. Potential mates live in different areas and therefore do not come in contact with one another. For example, spawning grounds of riverine fishes are in different tributaries, which prevents interbreeding. सेम स्पीशीज की हैं लेकिन अलग अलग जगह पर हैं, जाहिर है वो एक दूसरे से मीट नहीं कर पा रही हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इसे फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है। जियोग्राफिक आइसोलेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन में किसी कारण से, भौगोलिक परिवर्तनों के कारण से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे सेम स्पीशीज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर्स डेवलप हो गए, माउंटेन रेंजेस आ गई, महासागर बन गए, रिफ्ट बन गए, तो इस प्रकार से सेम स्पीशीज एक दूसरे से बहुत दूर हो गए और कालांतर में ये एक स्पीशीज होते हुए भी प्रजनन से बाधित है। इकोलॉजिकल आइसोलेशन, species occur in the same area but they occupy different habitats and rarely encounter with each other. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्यूफो की बात की। टेम्पोरल आइसोलेशन में ये डिफरेंट सीजन्स में रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सेम स्पीशीज होते हुए भी या अलग अलग स्पीशीज आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड
नहीं कर पा रही हूँ। तो हाल्डन रूल ये बताता है कि अगर दोनों में से कोई एक जेंडर एब्सेंट है तो सेक्स दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इज रेयर, या वो स्टेराइल है। तो ये हेट्रोगेमेटिक सेक्स हो गया। In mammals, there is evidence that this is due to high rates of mutation in the genes determining masculinity. Okay? Halden rule, it proposes that stability of hybrid individual development needs the full gene complement of each parent species. नेचुरल एक्टिविटी है या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हाल्डन ने। हाल्डन ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें उन्होंने बताया कि हाइब्रिड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए फुल जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच पेरेंट इज एसेंशियल, यानी मैटरनल पैटर्नल जीन कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी देयर। तो अगर दो डिफरेंट स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग हुई तो किसी एक का तो एब्सेंट हुआ ही ना, उस स्पीशीज में आइदर मेल का जीन कॉम्प्लीमेंट होगा या फीमेल का होगा, दोनों का तो नहीं है ना। इसीलिए दिस इज फेल्ड, दिस अटेम्प्ट इज फेल्ड एंड हाइब्रिड इज इनवायबल और इट इज इनफर्टाइल, और ये हेट्रोजाइगस सेक्स बना which is unbalanced due to missing at least one of the chromosomes of each the parental species, या मैटरनल क्रोमोसोम होगा या पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, लेकिन दोनों के दोनों नहीं रहेंगे। यहाँ पर ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया है, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं और दो डिफरेंट स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग हुई तो इस तरह से हेट्रोजाइगस हाइब्रिड बनेगा एंड इट इज इनफर्टाइल। Barriers for mating, pre-copulatory mechanism in animals and post-copulation or fertilization mechanism in animal, इन बातों को किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है, कौन से बैरियर्स हैं जो या तो कॉपुलेशन होने ही नहीं देंगे या अगर कॉपुलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को किस प्रकार से आगे इसको रोक देंगे। सो जेनेटिकली दे आर कैरेक्टर्स that act as barriers to the exchange of genes between the populations. Sexual reproduction is actually exchange of genetic material between two genders. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सेम स्पीशीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं तो ये बैरियर्स बनेंगे और जिसके कारण ये इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। मोस्ट ऑफ दीज आर incidental consequences of divergence between population, but they can be elaborated by natural selection. तो यहाँ डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन बड़ी प्रासंगिक है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एग्जिस्ट इन द नेचर और बाकी दूसरे वहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं। दे कैन टेक मेनी फॉर्म्स फ्रॉम मिसमैचेस बिटवीन मेटिंग सिग्नल्स and preferences to genetic incompatibilities causing sterility of hybrids। ये वही सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि नेचर में केवल फर्टाइल वायबल स्वस्थ प्रोजेनी ही एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि डार्विन ने ये बात बहुत पहले ही लिखी है। उन्होंने अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में नेचुरल सिलेक्शन का उल्लेख करते हुए बताया था कि नेचर में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल, यानी वही जीव बच सकता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। और यही चीज़ है इंटरब्रीडिंग में भी, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ ने ब्रीड किया और उनकी प्रोजेनी आई तो वो जीन कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हाल्डन ने बताया, उनका थ्योरी स्टेट कर रहा है कि जीन कॉम्प्लीमेंट का अभाव है और वो अपने आप को नेचर के अनुरूप ढाल नहीं सक रहे हैं और चूंकि वो अनुकूल नहीं है नेचुरली दे विल बी डिस्कार्डेड। तो आइसोलेट ये एक बैरियर है। प्री कॉपुलेटिंग मैकेनिज्म, मेरे ख्याल से इसे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं, इथोलॉजिकल आइसोलेशन यानी बिहेवियरल आइसोलेशन। इस तरह से पोटेंशियल मेट्स दे मीट बट कैन नॉट मेट, दो मिलेंगे ज़रूर लेकिन उनमें
उनकी कोर्टशिप बिहेवियर अलग होगा, उनके सिग्नल्स अलग होंगे। एनिमल किंगडम में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में आपने पढ़ा होगा कि कई कोर्टशिप डिस्प्ले होते हैं, सिग्नल से वे एक दूसरे को कॉल करते हैं, तो इस तरह से मैच नहीं होता। मिसमैचिंग की वजह से नहीं कॉपुलेशन नहीं हो पाता, तो दो डिफरेंट स्पीशीज नेचुरली एक दूसरे से मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बैरियर है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में लॉक एंड की मैकेनिज्म ड्यूफोर ने 1844 में बताया था कि किस तरह से डिफरेंट जेनाइटेलिया होने की वजह, स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटेलिया आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज, तो सक्सेसफुल मेटिंग इज प्रिवेंटेड। अगर वही बात आ रही है कि अगर हो भी गया रिप्रोडक्शन, मेटिंग हो गई, तो जो जाइगोट बना वो कैसा होगा, मोर्टेलिटी रेट उसकी हाई होगी। अगर जाइगोट बन गया तो वो इनवायबल होगा, हाइब्रिड बन गया तो वो स्टेराइल होंगे। नाउ कम्स इंस्टेंट स्पेसिएशन। नई नई स्पीशीज बनी कैसे? समटाइम्स ऑल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स ब्रेक, leading to fertile hybrids, which are generally not reproductively isolated from the parents and can produce fertile offsprings by introgression. Hybrids backcrossing with parents to produce fertile offsprings. This will be instant speciation. कहने का मतलब ये है कि कई बार आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स ध्वस्त हो जाती हैं और जो फर्टाइल हाइब्रिड्स बनते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से, और वो बैक क्रॉस कर सकते हैं, और इस तरह से इंस्टेंट स्पेसिएशन। ये एक डायग्रामेटिक डायग्राम है जिसमें एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीशीज को दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग हो गए, और फ्यूचर में अब वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने अपने एरियाज में अब प्रजनन करेंगे, और इक्विलिब्रियम आ गया है इस पॉपुलेशन में, और नई डिस्टिंक्ट स्पीशीज बनने लगी। इसे कह रहे हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक, सिम्पैट्रिक, अभी हम इसका हमारे पास स्लाइड है, इसे हम लोग और डिस्कस करेंगे। सिम्पैट्रिक में देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन में जेनेटिक चेंज आ गया सेम पॉपुलेशन के बीच में, और ये जेनेटिक चेंज आने की वजह से अब ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम स्पीशीज है तब भी ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिम्पैट्रिक। सेम स्पीशीज है, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एलोपेट्रिक। जीन फ्लो, it is any movement of genes from one population to another. एवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जीन्स का माइग्रेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहे। Gene flow includes lots of different kinds of events such as pollen being blown to a new destination or organisms moving to new niches habitats. आप जानते हैं कि विकास का सबसे बड़ा कारण वेरिएशन है। जितना वेरिएशन हुआ उतना ज़्यादा विकास हुआ। ये वेरिएशन हुआ कैसे? जीन फ्लो की वजह से, जीन्स के माइग्रेशन के कारण। यानी किसी एक स्थान पर जो पौधे लगे हुए हैं उनके पॉलन को किसी सुदूर जगह पर पहुंचाने का काम किसने किया? इंसेक्ट्स ने किया, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने किया, या एनिमल्स के साथ वो लगे हुए चले गए। तो इस तरह से किसी दूसरे स्थान पर, सुदूर स्थान पर जाकर उन जीन्स का माइग्रेशन हो गया, और ये जीन्स अपने साथ दे आर कैरीड टू अ पॉपुलेशन वेयर दोज जीन्स प्रीवियसली डिड नॉट एग्जिस्ट। इट मे कॉज जेनेटिक वेरिएशन। जाहिर है इंटरब्रीडिंग शुरू हुई, एक नया जीन पूल और एग्जिस्टिंग जीन पूल के बीच में जब आदान प्रदान हुआ तो वेरिएशन तो होना ही हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समय के साथ म्यूटेशन होगा। बहुत समय लगता है म्यूटेशन में, और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी दूरगामी होते हैं।
तो जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन आर वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ वेरिएशन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जीन फ्लो, ये बात हम कर चुके हैं कि एक ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड द जीन पूल. The change in the gene pool of a population occurs from generation to generation. Gene pool में change होगा तब कहीं जाके genetic variation होगा. The ratio of different alleles in that population can change over the time. Eventual speciation. Normally, population becomes separated by mutation, mountains, hills, geographical barriers. ये बात हम लोग कर चुके हैं. तो gene flow between populations तो हम बात कर रहे थे इवेंचुअल स्पेसिएशन की. तो नॉर्मली पॉपुलेशंस बिकम सेपरेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स. जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन स्टॉप्स, नो इंटरब्रीडिंग अकर्स. अगर पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो नहीं होगा, इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है ड्यू टू न्यू निशेज देयर विल बी डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स. अब नए नए एनवायरनमेंट में, नए वातावरण में सिलेक्शन प्रेशर भी अलग अलग होंगे. न्यू एलील्स, फिनोटाइप्स, ट्रेड्स, एडेप्टेशंस इत्यादि ये भी होंगे और नई स्पीशीज का जन्म हो. आइसोलेशन एंड एवोल्यूशन. तो आइसोलेशन प्लेज अ की रोल इन द एवोल्यूशन. आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग एनवायरनमेंट के कारण आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एक्चुअली बहुत ही प्रभावी तरीके से अपना कार्य कर रही हैं. और ये जो चेंज हो रहा है, यानी जो स्पीशीज में जो चेंज हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेजुअल और सतत है, यानी कंटिन्यूअस है और ग्रेजुअल है. एब्रप्ट नहीं दिख रहा है ये चेंज. आइसोलेशन इन एवोल्यूशनरी टर्म्स मीन्स segregation of different populations into smaller units by certain mechanisms so as to prevent interbreeding among individuals. नेचर की पूरी कोशिश है कि डिफरेंट स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग ना हो, बल्कि सेम स्पीशीज में ही ब्रीडिंग हो. उसके लिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आप इसे एग्जामिन कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन छोटे छोटे यूनिट्स में हो रहा है कई मैकेनिज्म के द्वारा, और जो सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग को रोकती भी है. एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक पॉपुलेशन, इसका हम लोगों ने एक फिगर अभी थोड़ी देर पहले देखा. इसको स्लाइड में आप इससे डेफिनेशन के तौर पर इससे लिख सकते हैं. जब ज्योग्राफिकल बैरियर्स जैसे नदी, पहाड़, मरुस्थल इत्यादि दो पॉपुलेशंस को अलग कर देती हैं और वो फिजिकली एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि उनमें पॉपुलेशंस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये है एलोपैट्रिक population, and they are forced to evolve independently and accumulate genetic differences. कालांतर में क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज ही इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही हैं और उनमें कई जेनेटिक डिफरेंसेस उनके जीन पूल में आ गए हैं. जैसे नदी, पहाड़, तालाब, ये दो स्पीशीज को अलग करने में सफल होते हैं. सिंपैट्रिक पॉपुलेशन में जब सेम स्पीशीज सेम जगह है लेकिन उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, तो इसे कहते हैं सिंपैट्रिक पॉपुलेशन. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल दैट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग इन पॉपुलेशन दैट आर एक्चुअली लिविंग इन द सेम एरिया. अभी हमने जो चित्र देखा था उसमें हमने देखा था किसी जेनेटिक चेंज की वजह से ऐसा हुआ है. सेम स्पीशीज में एक ही एरिया में रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम जेनेटिक चेंजेस इन दैम. अच्छा, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन को एंडलर ने 1977 में बताया कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज में इस प्रकार का स्पेसिएशन होता है, यानी नए नए स्पीशीज का जन्म. ऐसा कैसे होगा, बहुत दूर दूर तक ये स्पीशीज फैली हुई हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई ज्योग्राफिकल बैरियर भी नहीं है, लेकिन तब भी इनमें स्पेसिएशन हो रहा है. क्वांटम स्पेसिएशन, इट इज द सडन इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्रुप. अचानक ही कोई नई स्पीशीज उत्पन्न हो जाती है, इसे क्वांटम स्पेसिएशन कहा गया.
So significance of isolating mechanism, it is very evident कि wasteful courtship नहीं होने दे रहा है और isolating mechanism protects gene pool of a species and prevents hybridization. Isolation के द्वारा hybridization को prevent किया जा रहा है और gene pool को protect करने की कोशिश की जाती है. It prevents wastage of gametes and energy. जाहिर है energy waste नहीं होगी, gametes protected रहेंगे. In weak isolating mechanism, it leads to production of new species through hybridization. कई बार नई नई स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उत्पन्न होती हैं क्योंकि आइसोलेटिंग मैकेनिज्म अगर वीक हो जाए तो इस तरह से नया स्पीशीज नए हाइब्रिड्स की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अभाव में इंस्टेंट स्पेसिएशन भी होता है. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है जो नई स्पीशीज को जन्म देता है. इसे आप छोड़ सकते हैं. समरी में वही आपको लिखना है कि एवोल्यूशन इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट. आप यहाँ पर आपने इस अध्ययन में ये पाया कि एनिमल्स अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार अनुकूल कर लेने की क्षमता रखते हैं और जब वो अपने आप को बदलते हुए परिवेश में अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो सफल होते हैं. क्यों? क्योंकि वो कई एनाटॉमिकल चेंजेस को अपने जीन पूल में अक्यूमुलेट कर लेते हैं और यही नेचर की विशेषता है, विशिष्टता है. सो यू कैन रेफर जेनेटिक्स बाय डब्जिंस्की, एक अपेक्षाकृत सरल बहुत अच्छा मैटर जिस बुक में दिया है वो है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बाय पीएस वर्मा. बहुत सरल शब्दों में इसमें समझाया गया है और हर किसी को समझ में आएगा. और जाहिर है आज इंटरनेट के ज़माने में हम गूगल सर्च करते हैं, विकिपीडिया हमारा सोर्स रहा और ब्यूटीफुल फिगर्स के लिए मैं पिंटरेस्ट और सोर्सेस को धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.